Hello, welcome to Zen Study. So, here we are discussing important, significant issues of August 12, 2024. So, आज के अखबार में फ्रंट पेज पे ही, क्योंकि पेरिस ओलंपिक कंक्लूड हुआ है, तो द हिंदू ने कुछ फैक्ट्स निकाले हैं रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडियंस एट द ओलंपिक्स. ये इशू या ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज 2020 के ओलंपिक्स जो कि टोक्यो में हुआ था, उसके बाद जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यूपीएससी आस्क्ड फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग ओलंपिक्स. सो विथ कीपिंग दैट इंफॉर्मेशन इन आवर हेड्स, आज की न्यूज़ में कुछ फैक्ट्स हम लोग देखेंगे जो कि रेलेवेंट हो सकता है अपकमिंग एग्जाम के लिए. तो पहला है कि हियर आर सम नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उन लोगों ने, एंड दे मेड अ माइलस्टोन इन देयर इवेंट. तो फर्स्ट नेम इज ऑफ नॉर्मन प्रिचार्ड. ही रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश इंडिया और इट वाज द फर्स्ट मेडल फॉर ब्रिटिश इंडिया इन द ओलंपिक्स. ये ट्रैक इवेंट का था एंड ट्रैक इवेंट में इंडियंस हैव नॉट परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द इंटरनेशनल अरीना. सो उसके बाद बहुत सालों के बाद लास्ट ओलंपिक्स में ही हमारा नेक्स्ट मेडल आता है बाय नीरज चोपड़ा इन अ ट्रैक इवेंट. इसके पहले कभी भी ट्रैक इवेंट में उतना बड़ा इवेंट में कभी वी डिडंट परफॉर्म स्पेशली एट ओलंपिक्स टू विन अ मेडल फॉर इंडिया. उसके बाद आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो पहला मेडल इंडिपेंडेंट इंडिया ने जीता था वो था बाय के.डी. जाधव. ही वॉज फ्रॉम रेसलिंग. तो रेसलिंग का एक पूरा सिविलाइजेशनल हिस्ट्री रहा है इंडिया में, और इसके चलते रेसलिंग में वी हैव अपर हैंड विथ ऑलमोस्ट जो टॉप रेसलिंग नेशंस है दुनिया में. वी हैव अ स्पेस फॉर आवरसेल्व्स. तो हम लोगों का ऐसे याद रखने का जो सबसे प्रोमिनेंट स्पोर्ट है जिसमें इंडिया सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेड होता है वो है रेसलिंग. और उसमें जो पहला मेडल आया था वो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला मेडल आया था वो रेसलिंग में ही आया था. तो हिज नेम वाज के.डी. जाधव. उसके बाद कर्नम मालेश्वरी, शी वॉन अ सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में फॉर वेट लिफ्टिंग. ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टू विन अ मेडल इन एन ओलंपिक्स या इंडियन फीमेल. उसके बाद अभिनव बिंद्रा, ही इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वॉन द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स. इसके बाद ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये सबको याद रहेगा, ही इज फ्रॉम जैवलिन थ्रो. किस ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल जीता था? तो टोक्यो. और फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड था इन अ ट्रैक इवेंट फॉर इंडिया. इसके बाद रिसेंटली मनु जो शूटिंग के लिए मेडल जीता उन्होंने, शी इज द फर्स्ट इंडियन एथलीट दैट वॉन 2 मेडल्स इन दिस सिंगल ओलंपिक्स. अब हम लोग आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि थोड़ा डिजास्टर से रिलेटेड है और थोड़ा मॉनसून से रिलेटेड है, और हम लोग आने वाले डेकेड्स में, आने वाले सदियों में, डेकेड्स में कैसे इस चीज़ को और सीवियर फेस करने वाला है. तो न्यूज़ है तुंगभद्रा डैम गेट स्वेप्ट अवे इन कर्नाटका, फ्लड वार्निंग इशूड. तो पहले समझते ये हुआ क्यों? बिकॉज मॉनसून का सीजन है और अभी ये देखा जा रहा है कि साउथ वेस्ट मॉनसून में इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो कोस्टल रीजन है या कोस्टल स्टेट है कर्नाटका, केरला, उसमें बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है. वायनाड हम लोगों ने देखा ही. तो उसके चलते बारिश ज़्यादा हो रही है, तो तुंगभद्रा का जो डैम है उसमें एक्सेसिव पानी स्टोर होता है और किया भी गया है, जो हमेशा से किया जा रहा था, इस बार भी हुआ है. बट अपकीप नहीं होने से, उसका मेंटेनेंस नहीं होने से डैम में एक इशू हुआ और गेट टूट गया और फ्लडिंग का सिनेरियो. तो एक रीज़न सबसे बड़ा है कि इस साल हेवी रेनफॉल, जो कि मे बी हर साल होता है, बट देखेंगे कि इस साल क्या सिग्निफिकेंट है. डैम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है सिल्टिंग, मतलब जो बारीक बालू जो इकट्ठा होता है फ्रॉम द बेसिन
जो पूरा पानी अपने साथ लेके आता है फ्रॉम करस्पॉन्डिंग बेसिन, और वो जाके रिवर में मिलता है। और रिवर में जब हम लोग डैम लगा देते हैं तो वो सारा सिल्ट नीचे जाके इकट्ठा होता है एंड इट इम्पीड्स द कैपेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कैपेसिटी कम कर देता है। और इसके अलावा उसका जो स्ट्रक्चरल क्रिएशन है उस पर भी बहुत जोर लगता है नीचे से, बिकॉज सैंड इज हेवियर। और अगर आपको महीन जो रेत होता है उसका टेक्सचर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, और उसको निकालना है या वो नेचुरल फ्लो से नहीं निकलता, तो बहुत ज़्यादा नीचे बैठ जाता है एंड इट एक्ट्स स्ट्रॉन्गर दैन सीमेंट। तो जस्ट इमेजिन वी हैव millions of metric tons or cubic of water above, and the pressure is pushed into the fine particles of sand. तो इसके चलते डैम का जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेजुअली बाय ईच पासिंग ईयर कम होता है और इवेंचुअली वो कमज़ोर होता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि जब भी लीन सीजन हो तो उसका रिपेयर या मेंटेनेंस हर 3 साल में 5 साल में वॉट एवर द टेक्निकल कमिटी या डिसाइड करेगी कि कितना स्ट्रेंथ पे अभी डैम है और उसका कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो इसमें पॉलिटिकल स्पारिंग तो होगा ही, बिकॉज कोई भी डिजास्टर में पॉलिटिकल स्पारिंग हम लोग के देश में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होता ही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो डैम्स है, बहुत सारे जो डैम्स जो पुराने हैं, मे बी कुछ आज़ादी के पहले बने या उसके बाद बने, दे आर गेटिंग ओल्ड। तो पुराने होने के कारण उनका जो स्ट्रेंथ है और उनका जो कैपेसिटी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वी हैव टू फोकस कि कैसे उनका स्ट्रेंथ वापस उनको रिपेयर या मेंटेन किया जाए टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डैम। और एक टास्क जो हर एक एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं वो है डीसिल्टिंग ऑफ डैम्स। डीसिल्टिंग ऑफ डैम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज डैम का एक्चुअल कैपेसिटी वाटर स्टोर करने के लिए है, ना कि सिल्ट स्टोर करने के लिए। सिल्ट स्टोर करने के कारण जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, और इवेंचुअली जो उसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन वो कम हो जाएगा, और डैम का जो स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी है वो टारगेट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ डैम गेट्स। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए टेक्निकल कमेटी हमेशा अपना रिपोर्ट देती है इन एवरी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है बाय अ पॉलिटिशियन, ही इज अ यूनियन मिनिस्टर। तो ऑनरेबल मिनिस्टर हैज सेड कि the state government should not be blamed. It is the technical committee that inspects this reservoir, or they did not produce the enough reports, technical reports, correct reports to act on that. So when the technical committee gives its genuine report, considering all the factors that would impede the functioning of a dam, तो उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकेगा, मे बी रिपेयर, मे बी उसका डीसिल्टिंग। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हम लोगों का लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक बेनिफिट है फ्रॉम अ डैम वो भी बना रहेगा। और अगर कोई इम्पेंडिंग डिजास्टर है, मान लीजिए कि कभी किसी सीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, तो डैम का कैरिंग कैपेसिटी हम लोग पता नहीं कर पाएंगे या पता नहीं चल पाएगा। तो टेक्निकल नॉलेज ऑफ द डैम्स कैपेसिटी ये पता होना ज़रूरी है। तो अब जो टेक्निकल फॉर्मुलेशंस थे, जो टेक्निकल रिकमेंडेशन थे, उसमें क्लाइमेट चेंज को और उसका एडवर्स इम्पैक्ट, एक्सट्रीम वेदर का एडवर्स इम्पैक्ट को भी कंसिडर करके टेक्निकल इवैल्यूएशन जो हर सीजन में होता है, ये सारे पॉइंटर्स भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। हम लोग देखते हैं कि इससे होगा क्या कि अगर डैम में ओवरफ्लडिंग हो गया और गेट टूट चुका है, तो पहला है डैम का जो मेन पर्पस होता है टू स्टोर वाटर, वो खत्म हो जाएगा, या डैम से जो वाटर स्टोर करें वो डैम का वाटर वेस्ट हो रहा है, पहला तो ये। और क्योंकि उसका मेन पर्पस है टू स्टोर वाटर फॉर स्पेशली इरिगेशन, क्योंकि कोई भी डैम बनता है किसी भी रीजन में तो उसके आसपास कैचमेंट एरिया मेन पर्पस होता है टू डिलीवर द वाटर थ्रू इरिगेशन चैनल्स। तो अगर डैम का कैपेसिटी कम हो गया और वाटर वेस्ट हो गया तो इरिगेशन में भी दिक्कत होगा, तो इट्स अ इकोनॉमिक लॉस। तो उस रीजन में फार्म डिस्ट्रेस आने वाले सीजन्स में और मे भी अगले मॉनसून तक मॉइस्चर का और वाटर सप्लाई का एक ड्रास्टिक इशू फेस करेगा वो रीजन।
और इसी में डीसिल्टिंग, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, तो हम लोग एक चीज़ और देखते हैं जो कि दिल्ली से रिलेटेड है। तो दिल्ली में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा है 700 metric tons of silt has been removed from a week from all the drains of the region या फिर national capital। 700 metric tons, that essentially means कि 700 metric tons बहुत बड़ा silt या sand का collection है in all the drainage capacity। तो ये ड्रेनेज कैपेसिटी को भी लो करता है व्हेन इट कम्स टू अर्बन सेटिंग। और ड्रेनेज सिल्टिंग एक मेजर कॉज बता जा रहा था ओआरएन में जो बेसमेंट में ट्रेजेडी हुआ उसका। तो अगर ये डीसिल्टिंग का प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंटली होता मॉनसून आने के पहले ही, तो हम लोग ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग और जो सड़कें पानी से भर जाती है वो डेलीइट्स फेस नहीं करते, और मे बी वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो ओआरएन में हुआ वो भी नहीं होता। हम लोग आते हैं मुल्ला पेरियार डैम में। तो वायनाड जैसे सिचुएशन और तुंगभद्रा का अभी ट्रेजेडी जो हमने देखा, उससे एक डिमांड आ रहा है कि ये डैम को फिर से बनाया जाए, एक नया डैम प्रपोज किया जा रहा है या कहा जा रहा है इस डैम को नया बनाना चाहिए। रीजन बीइंग कि डैम बहुत ओल्ड है और ये डैम का जो मैनेजमेंट है वो तमिलनाडु के पास है, बट ये डैम इज सिचुएटेड इन केरला। ये पेरियार जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसको एक रिजर्वायर बनाता है और वो वाटर थेनी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु के साइड जाता है। इसका मेन पर्पस है टू सप्लाई द पास्ट एरियाज ऑफ तमिलनाडु। तो डैम पुराने होने की वजह से एक हमेशा एलिगेशन लगता है या हमेशा एक र्यूमर फैलता है कि ये डैम कमज़ोर हो रहा है, और तमिलनाडु इसके अपोजिशन में है कि ये डैम नया नहीं बनना चाहिए, बिकॉज अगर नया डैम बनेगा तो दे विल लूज द 999 ईयर्स ऑफ लीज ओवर द डैम। तो नया अगर डैम बनता है तो उसका वाटर शेयरिंग नया तरीके से लिखा जाएगा और इट विल बी बेस्ड ऑन सम एक्ट जो कि इंडिपेंडेंस के बाद लिखा गया है। तो ये एक चैलेंज आने वाले दिनों में फेस करने वाले हैं रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग एंड मे बी डिजास्टर, बिकॉज वीकनिंग ऑफ डैम वुड लीड टू एनी डिजास्टर एट एनी गिवन सीजन। अब एक ग्रूसम इवेंट जो कोलकाता में हुआ था जिसमें एक डॉक्टर को असॉल्ट के बाद शी वॉज मर्डर्ड, तो उसके अगेंस्ट दिल्ली के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, द जूनियर डॉक्टर्स स्पेशली। तो ये हम लोग हमेशा देखते हैं कि कभी भी डॉक्टर्स अगेंस्ट कुछ असॉल्ट होता है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो सारे डॉक्टर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग दैट दे आर यूनाइटेड एंड प्रेजेंट देयर जेन्युइन ग्रीवेंसेस टू द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज कि doctors are there to provide the health services, but if they are assaulted they will feel threatened and they won't be able to perform their genuine duty। तो हम लोग ये देखते हैं कि डॉक्टर्स और लॉयर्स आर वेरी वोकल व्हेन इट कम्स टू देयर राइट्स। लॉयर्स को असॉल्ट नहीं किया जाता है या नहीं होता है बिकॉज लॉयर्स आर वेरी पावरफुल इन दो सेंस, लॉ के सेंस में, बट लॉयर्स में कभी भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट हो जाता है अमंग्स लॉयर्स और द एडमिनिस्ट्रेशन और लॉयर्स एंड पुलिस, तो हम ये लिखते हैं लॉयर्स गो ऑन मास स्ट्राइक इन पर्टिकुलर रीजन में, भी एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, मे बी एक स्टेट का कैपिटल हो गया, तो उसके चलते भी नेशनल न्यूज़ बनता है। तो ये दो जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं इनका पब्लिक डीलिंग बहुत है, बट व्हेन इट कम्स टू देयर पॉलिटिकल माइट लॉयर्स का ज़्यादा दिखता है when compared to doctors। Doctors save lives, on the other hand lawyers का वास्ता बहुत कम लोगों से होता है, but doctors are frequented by the patient, तो उनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है और इस पे लॉज भी हैं टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स, बट वो कभी कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है या फिर ओवरसाइट या पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। इसी चीज़ को अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें या प्राइवेट एंटरप्राइज में देखें, तो प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दे हैव बाउंसर्स और बिग बॉडी प्रोटेक्शन फोर्स। इफ देर इज कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करता है तो दे जस्ट थ्रो आउट द पेशेंट और द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पेशेंट। तो हम लोग ये देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट डॉक्टर्स, दे आर लेस प्रोटेक्टेड इन एनी एडवर्स सिचुएशन
और उसी सिनेरियो में प्राइवेट डॉक्टर्स आर प्रोटेक्टेड मोर. सो ये भी एक रीजन हो सकता है कि डॉक्टर्स आफ्टर becoming doctors or getting education in medicine, they would prefer going into private enterprise or a private setting. अब हम लोग देखते हैं एक बॉर्डर इशू जो हम लोग आने वाले सालों में फेस करेंगे और अभी से फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस इन बांग्लादेश. तो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है मेघालय से, और मेघालय का एक स्पेसिफिक विलेज है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर से लिंक होता है. तो यहाँ पे एक इशू ये देखा गया है कि जो बॉर्डर का फेंसिंग है उसमें जो हम लोग का हैबिटेट है, जो हम लोग के साइड है, जो इंडियन विलेज है, वो लगभग 150 यार्ड्स की दूरी पे है. तो उसके चलते बॉर्डर फेंसिंग अच्छे से नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता है बिकॉज वो लैंड का डिस्प्यूट है कि इतने कम दूरी में आप बॉर्डर नहीं बना सकते हैं जो बॉर्डर का रूल्स कहते हैं. तो ये देखते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा या पिछले ओवर अ डेकेड 2 डेकेड्स बहुत स्ट्रांग हो गया है. बट ये न्यूज़ हमको ये इस न्यूज़ से हमें ये पता चलता है कि देयर विल ऑलवेज बी सम गैप्स. जैसे अभी एक वीडियो भी दिख रहा था जहाँ पे बीएसएफ के ऑफिसर्स आर टॉकिंग टू बांग्लादेशी ऑट टू बी रेफ्यूजी, जो रिफ्यूजीज हो सकते हैं, दे आर रिक्वेस्टिंग कि उन्हें इंडिया में आने देना जाना चाहिए. तो उसमें देखते हैं कि एक सिंपल बार्ड वायर फेंस है और बांग्लादेशी रिफ्यूजीज या रिफ्यूजी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड द ऑनस्लॉट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज. वो दे आर वेस्ट डीप इन अ रिवर और वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है. बहुत सारे पैचेस में लो लाइंग एरियाज है, रिवर राइन है, तो वहाँ पे परफेक्ट फेंसिंग नहीं हो सकती बिकॉज टोपोग्राफी डज नॉट अलाउ. तो कहीं भी हम लोग बांग्लादेश के फॉर्म में देखें तो एक बॉर्डर का क्राइसिस हम लोग आने वाले डेकेड्स में मे बी ईयर्स पे देखेंगे. और उससे ये न्यूज़ यही शो करता है कि हमेशा कहीं ना कहीं पैचेस में देयर बी वनरेबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर विद बांग्लादेश. अब एक gruesome न्यूज़ फ्रॉम त्रिपुरा. Teacher dies after assault by mob over allegation of molestation. दिस शोज की बीच में मॉब लिंचिंग का विजिलेंटी जस्टिस या काउ विजिलेंटीज वेयर एक्टिंग ऑन दिस, और इसके चलते एक बहुत ग्रूसम सिचुएशन हो गया था. इट वॉज हॉटली डिबेटेड इन द पब्लिक. इसके लिए स्पेशल लॉज बने हैं स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके अगेंस्ट लॉ बनाए. बट ये इंस्टेंसेस होते रहते हैं और ये न्यूज़ हमें ये शो करता है. इट इज कैटेगराइज्ड एज फ्रंटियर जस्टिस, मीन्स देयर वुड बी नो ट्रायल. फ्रंटियर जस्टिस तभी आता है जब जुडिशियल ट्रायल से लोग फेडअप हो जाते हैं या सोचते हैं कि जुडिशियल ट्रायल से आउटकम उनको फेवरेबल नहीं मिलेगा, द सिचुएशन शुड बी डेल्थ राइट नाउ. तो इससे एक मॉब मेंटालिटी दिखती है कि किसी भी छोटे से छोटे एलिगेशन कैन बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड पीपल कैन बी lynched and lynched to death by those simple allegation जिसका it may or may not be true. अब एक कल्चरल न्यूज़ जो दिखाती है कि कल्चरल रेनेसा इंडिया में कितना ज़रूरी है और उसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना कितना ज़रूरी है. तो न्यूज़ है गौतीपोरा डांसर्स. ये प्रीलिम्स के लिए भी ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि गौतीपुरा डांसर्स आर फ्रॉम उड़ीसा. दे रिप्रेजेंट द क्लासिकल फॉर्म ऑफ ओडिसी डांस दैट मेंशंस कि ये ओडिसी से भी पहले आने वाला डांस फॉर्म है. तो जो ओडिसी डांसर्स हैं आर बॉयज हु आर नॉट अटेन्ड अडल्टहुड राइट नाउ. वो पहले बहुत छोटे एज से ही ट्रेन होते हैं इन दिस कल्चरल एस्पेक्ट और वो शॉर्ट शोज करते हैं इन द लोकेलिटी. और ये कल्चरल एस्पेक्ट रहा है पूरे ईस्टर्न इंडिया का कि जो कल्चरल इंट्रेंचमेंट है इन फॉर्म ऑफ आर्ट्स वो बहुत स्ट्रांग है. तो इसमें इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो दे आर टॉट फ्रॉम अ वेरी यंग एज. तो उनको फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ लाइफ स्किल वो उनके पास नहीं रहता है. दे आर जस्ट ट्रेन्ड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. तो इसमें ये जो स्टोरी नरेट किया जा रहा है
वो है एक इंडिविजुअल का जिसने फॉरेन में भी, यूरोप में भी जाके परफॉर्म किया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडियन क्लासिकल आर्ट का डिमांड फॉरेन में है, बट ये एक तरह का नेग्लेक्ट दिखता है व्हेन इट कम्स टू अस। जब हम लोग मॉडर्न एंटरटेनमेंट में भी, थिएटर्स में भी, मूवी इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ गए तो हम लोग अपना कल्चरल जो लिंक था फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, उससे हम लोग दूर होते चले गए। और दिस incentivize the people performing those arts and especially those who organize these arts। तो अगर ये कल्चरल एस्पेक्ट को, कल्चरल एस्पिरेशन या कल्चरल फेनोमेना को इंटैक्ट रखना है, तो एक कल्चरल रेनेसां जो हम लोग अब होते हुए देख रहे हैं कि इनका वाइड स्प्रेड एक्सेस हो थ्रू इंटरनेट, और दीज पीपल शुड बी इंसेंटिवाइज टू परफॉर्म देयर आर्ट। और अगर कोई ऐसा कल्चरल एस्पेक्ट है जिसमें young children who are trained formally in a particular art, उनका अगर इनफॉर्मल या फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हो पाता है, लैक ऑफ एजुकेशन, मे बी अपॉर्चुनिटी, उनको ये प्रोफेशन में आने, प्रोफेशन छोड़ने के बाद दे शुड बी फॉर्मली ट्रेन एंड हैव सम इकोनॉमिक बेनिफिट आफ्टर दे आर लेफ्ट आउट ऑफ अ जॉब, बिकॉज वो एज के बाद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो हम लोग अगर अपने कल्चरल हिस्ट्री को या कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द रीजनल आइडेंटिटी और उसको इकोनॉमिक बेनिफिट से जोड़ना पड़ेगा, सो दैट दीज परफॉर्मिंग आर्ट्स आर रिवॉर्डेड, जो कि आज से कुछ 100 साल पहले भी एग्जिस्ट करता था। इवन इन कॉलोनियल एरा इट वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट कि कल्चरल आर्ट्स को लोग रीजनली मे बी पंचायत में, मे बी गांव में, मे बी एक कस्बे में देखें, और उसके चलते इट वाज अ इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द परफॉर्मर्स। अब हम लोग एक बिहार से रिलेटेड न्यूज देखते हैं। बिहार इज इनफेमस फॉर पेपर लीक्स एंड सम इलीगल एक्टिविटीज रिगार्डिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो रिसेंटली 7 people held for fraudulent activities in police constable exams। PPSC is being reformed at a very fast pace और रिफॉर्म्स जारी हैं, और रिफॉर्म्स का पेस अगर कितना भी अच्छा हो, इट विल टेक, दिस न्यूज शोज कि इट विल टेक years टू ब्रेक द सिंडिकेट, जो कि बहुत सालों से गवर्नमेंट एग्जाम्स में कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। तो कितना भी रिफॉर्म का पेस अच्छा हो जाए, कितना भी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, कितना भी लूप होल का बंद कर ले, इट विल टेक years टू fill in the gaps और break the syndicate। अब अगला न्यूज है, इट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये देखेंगे कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक रीजनल इम्बैलेंस को कम करता है, और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसी प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है। तो रेलवेज टू ले ट्रैक कनेक्टिंग ट्राइबल एरियाज इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तेलंगाना। तो जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं इन तीनों स्टेट्स के, वो थोड़े अनटच्ड रह गए हैं। रीज़न में भी कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, तो इसलिए रेलवे लाइंस बिछाने का, रेलवे कनेक्टिविटी होने का कोई ज़्यादा रीज़न नहीं बनता था। इवेंचुअली जब मिनरल एक्सप्लोरेशन हुआ और जाना गया कि यहाँ पे मिनरल्स है, तो मे बी ये इंसेंटिव था उस समय बना लेने का, बट माओइस्ट इंसर्जेंसी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण वो परफॉर्म नहीं हो पाया। तो इवेंचुअली अब ये रियलाइजेशन है कि वी हैव टू कनेक्ट दीज, बिकॉज दीज रीजन्स आर मिनरल रिच, और ये जो ट्राइबल हैमलेट्स हैं इनको भी इंसेंटिवाइज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगा बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे है कि नॉट ऑन रेलवे मैप ड्यू टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और पहले पता भी नहीं था। दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहला है जो रिसोर्स राउट टू इंडस्ट्रियलाइज साउथ। यहाँ से जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, जो कि इंडस्ट्रियलाइज इंडिया का पार्ट है, उसमें ये यहाँ के मिनरल्स जाएंगे, एंड इट विल लीड टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ दीज रीजन्स टू द सदर्न इंडिया या इंडस्ट्रियलाइज इंडिया। और इनको क्या बेनिफिट होगा, तो ये रिपोर्ट ये बता रहा है, या न्यूज़ आर्टिकल ये बता रहा है कि ये ट्राइबल हैमलेट्स यहाँ पे अभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र का एक्सेस बहुत कम है, तो फर्टिलाइज़र पहुँच जाएगा ईजिली, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके लिए वाइडर मार्केट मिल पाएगा, और
जो एक प्रॉब्लम फेस किया जाता है बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेस टू मार्केट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी कभी कभी मार्केट एक्सेस के कारण भी लिमिटेड रह जाती है. तो it would the train tracks would allow the economic integration, especially agri economy integration from these region to across India. अब हम लोग आते हैं रिसेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का था रिगार्डिंग सब क्लासिफिकेशन ऑफ इन द शेड्यूल कास्ट. तो लॉ मिनिस्टर ने, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव प्रोविजन फॉर क्रीमी लेयर अमंग्स SC/ST, ऐसा लॉ मिनिस्टर ने कहा है. और ही हैज, और इसी पे हम लोग आते हैं कि क्रीमी लेयर का जो डेफिनेशन या ओपिनियन दिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 7 जजेस का बेंच था, उसमें 4 जजेस, ऑनरेबल जजेस ने ये बोला कि क्रीमी लेयर का प्रोविजन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में भी होना चाहिए. तो इसीलिए ये जजमेंट का पार्ट रहता तो वो इट वुड हैव बीन करना ही पड़ता सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, बट ये सिर्फ ओपिनियन है. तो क्रीमी लेयर का प्रोविजन अब इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है. सब क्लासिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ जजमेंट. सब क्लासिफिकेशन होगा बिकॉज स्टेट आर बाउंड बाय द लॉ, बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सब क्लासिफिकेशन होगा, बट क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नहीं होने वाला. अब लोग आते हैं IR के न्यूज पे, जहां पे जयशंकर मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर S. जयशंकर मेड अ विजिट टू मालदीव्स. तो द स्टेटमेंट दैट ही गेव, जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है, ही सेड कि मालदीव्स इंपॉर्टेंट पार्टनर इन मेंटेनिंग पीस इन इंडियन ओशन रीजन. इंडियन ओशन पीसफुल रहे, ट्रैंक्विलिटी रहे, सबके लिए ईजी एक्सेस एंड इक्वल एक्सेस हो, अनडिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो. इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन ओशन में इंडिया को ही जाता है बिकॉज इट इज़ द रीजनल प्लेयर, और उस इंडिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सी लेन्स इंटैक्ट रहें. तो इसमें मालदीव्स क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड S. जयशंकर गोज ऑन टू से कि मालदीव्स की पार्टनर इन सागर इनिशिएटिव एंड नेबर फर्स्ट. इंडिया का फॉर पास्ट 10 years नेबर फर्स्ट पॉलिसी रहा है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल इश्यू. और सागर इनिशिएटिव जो सिक्योरिटी और रीजनल इंटीग्रेशन का बात, उसमें एक एजेंडा है फॉर रीजनल इंटीग्रेशन ऑफ दीज लिटोरल कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन रीजन. नाउ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस स्टोरी में, इस आर्टिकल में ये है कि विच ऑफ द मिनिस्टर्स दैट S. जयशंकर ऑनरेबल मिनिस्टर मेट. तो ही मेट विद द डिफेंस मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स. एंड ही वेंट ऑन टू गिव अ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर मालदीव्स. इसे ये दिखता है कि इवन आफ्टर जो टाइज जो थे बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, उसमें थोड़ा हिकअप आया, बट Maldives have to be integrated with India because उसका भी need है to have a certainty when it comes to defense, finance and economic development. Any smaller state has to rely on its larger neighbor for any sustenance that it wants. So being the big brother of the region, India has to neglect these hiccups and do good for the whole region, keeping the Indian interest intact. अब एक important news for agriculture, especially agriculture economy. Honorable Prime Minister Modi released 109 high yielding variety of seed. इसमें बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुत सारे नाम से, बट बहुत सारे नाम हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 चीज़ जानने के लिए: हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, बायो फोर्टिफाइड सीड एंड स्पेशली हॉर्टिकल्चर के लिए हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड. तो हम लोग जानते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, और ये इसी के बेसिस पे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, मिक्स्ड विथ गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेस टू फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन. अब लोग आते हैं बायो फोर्टिफाइड पे. हम लोग जानते हैं फोर्टिफिकेशन मीन्स एडिंग सम लेवल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द फूड सो दैट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए उसमें कोई कमी ना आए और उसी फूड से वो सप्लीमेंट या सफाइस कर जाए. बायो फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है ऐसे वेराइटी ऑफ सीड्स दैट आर क्रिएटेड बाय द फार्मर्स और द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज,
लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी दो वेराइटी ऑफ सीड है, किसी में आयरन का इनटेक ज़्यादा मिलता है या आयरन ज़्यादा है, और किसी में मैग्नीशियम ज़्यादा है। तो इन दोनों को फ्यूज करा के ऐसा सीड बनेगा जिसमें ये दोनों ही ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब नेचुरली फोर्टिफाई करना, ना कि हार्वेस्ट के बाद करना। फोर्टिफिकेशन में हार्वेस्ट के बाद ग्रेन्स को फोर्टिफाई किया जाता है, बट बायो फोर्टिफिकेशन में जो नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग है उस प्रोसेस से बायो फोर्टिफिकेशन होता है। अब हम लोग आते हैं हॉर्टिकल्चर पे। व्हेन इट कम्स टू हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वे है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल सर्वे में हम लोग ये देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर का ग्रोथ, इनकम ग्रोथ इज फार ग्रेटर व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर ओवरऑल, और सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री हैज बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड हायर ग्रोथ व्हेन इट कम्स टू इनकम। व्हेन इट कम टू ग्रेन, स्पेशली ग्रेन्स में जो इनकम का इंक्रीज है या इनकम का ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड है, और लिमिटेशन है लैंड पे, और उसका साइकिल इतना लंबा होता है तो उसमें आप इनकम रिकरिंग नहीं होता। बट हॉर्टिकल्चर का शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, और जो वेजिटेबल्स है वो जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं, ये दे गेट इजीली सोल्ड इनटू मार्केट। तो हॉर्टिकल्चर में अगर हम लोग हाई वेराइटी ऑफ सीड्स फोकस करें फ्रॉम, पहले तो हम लोग सीरियल्स में ये देख चुके हैं कि सीरियल्स में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आर प्रीटी सक्सेसफुल, बट व्हेन इट कम्स टू हॉर्टिकल्चर, अगर ये सक्सेसफुल इसमें भी रहा और इसका प्रोसेस इट इज इन प्रोसेस, तो हम लोग जो मार्केट एक्सेस है हॉर्टिकल्चर का और सप्लीमेंट कर पाएंगे बाय बेटर क्वालिटी ऑफ फूड। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि ओवरऑल इट विल इनहैंस द फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, और क्योंकि बायो फोर्टिफिकेशन से और हायर वैरायटी ऑफ सीड से जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन है वो भी बना रहेगा और इन्हांस होगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इंडिया ने अचीव कर ली है। नेक्स्ट स्टेज वुड बी ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और अल्टीमेटली इसका एक एजेंडा, इकोनॉमिक एजेंडा ये होगा कि इट विल एनहांस और एटलीस्ट इंस्टिल देयर विल बी इनकम सिक्योरिटी फॉर द फार्मर्स। तो हाई यील्डिंग वैरायटी और एग्रीकल्चरल R&D में हमेशा रिसर्च होते रहना चाहिए टू मेक ए बेटर सीड, बेटर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, better harvesting techniques, better storage, so that we can enhance the farmer income and ensure the income security. अब एक न्यूज कि चाइना ऑब्वियसली डूइंग समथिंग इन साउथ चाइना सी, तो ये हिकअप्स इन फोर्सिबल फ्यूचर आते रहेंगे, एक्सक्यूज मी, ये फोर्सिबल फ्यूचर में आते रहेंगे व्हेन इट कम्स टू साउथ चाइना सी। अब एक एडिटोरियल है जिसपे रिसेंट बेल जो ग्रांट किया गया है मनीष सिसोदिया को, ही वॉज फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर। सो इस पे कोई इसमें इशू जानने वाला नहीं है खास, बट इससे सिर्फ एक ही इशू निकल के आता है, देयर इज नो क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू बेल प्रोविजन। इंडिया में कोई बेल का स्पेसिफिक लॉ नहीं है, तो ये स्पेसिफिक लॉ नहीं होने की वजह से कोई एक्यूज्ड बहुत दिनों तक जेल में विदाउट ट्रायल बना रहता है, अनटिल अनलेस चार्जशीट इज फाइल्ड और ट्रायल चालू होगा और ट्रायल कंक्लूड होगा, तब तक वो जेल में रह सकता है। तो बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं, दीज आर द नोन नेम्स, उमर खालिद, मनीष सिसोदिया, ये सब नोन नेम है तो इनका न्यूज़ आ जाता है। बट ऐसे इंडिया में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं और किसी ऑब्सक्योर जेल में पड़े हुए हैं सालों साल, बिकॉज उनका ट्रायल नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, एंड दे आर नॉट गिवन बेल बिकॉज उनका जिस केस के कारण उनको जेल में डाला गया है, दैट इंस्टेंस इज वेरी हीनियस। तो रीजन है कि हम लोग का बेल का स्पेशल प्रोविजन नहीं है, और बेल तो हम लोग को कैसे मिलता है, सवाल ये उठता है। बेल हम लोग को बेल जो एक्यूज रहता है उसको उसी बेसिस पे मिलेगा जिस बेसिस पे वो अरेस्ट किया गया है। तो द लॉ जिस पे वो अरेस्ट किया गया है, इट वुड हैव बेल प्रोविजन कि इस सिनेरियो में हम लोग बेल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो UAPA या फिर PMLA में बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है व्हेन इट कम्स टू फाइलिंग अ चार्जशीट, और कोर्ट देखता है कि चार्जशीट का क्या सिनेरियो है, उसी बेसिस पे बेल देता है। तो बेल का स्ट्रिंजेंट प्रोविजन या क्लियर प्रोविजन नहीं होने के कारण इसको बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक तरह का राइट अब्यूज है बाय द स्टेट इटसेल्फ। तो
अगर इस चीज को रेक्टिफाई करना है, नॉट फॉर उमर खालिद, नॉट फॉर नॉन बिग नेम्स, मे बी मनोज सिसोदिया, मे बी अरविंद केजरीवाल, बट ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए जो कि इतना लाइमलाइट अफोर्ड नहीं कर सकता है, दे शुड बी अवॉर्डेड सेम लेवल ऑफ जस्टिस जो इन लोगों को मिला है, मे बी मनीष सिसोदिया, मे बी समबडी एल्स। सो उन लोगों के लिए भी प्रॉपर ब्रेल का एक्ट आना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए कि किस किस प्रोविजन में वी हैव टू अवॉर्ड बेल टू अ अंडर ट्रायल। थैंक यू वेरी मच।